स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में एक शाम फनकारों के नाम। मैं खुर्शीद आलम। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर आली जनाब सुलेमान खुमार साहब। सुलेमान खुमार साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। आपकी पैदाइश 1944 में बागलकोट ज़िला बीजापुर में हुई। आपने फारसी और उर्दू ज़बान में मास्टरी की डिग्री हासिल की। आपको बचपन से ही लिखने का शौक था। 1964 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की हैसियत से आप अपनी खिदमत को अंजाम दिए और 2002 में आप रिटायर्ड हुए और फिर वक्त आप जो है अल्लामान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक ट्रस्टी की हैसियत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आपने अपने दौर में शायरी के दौर में 2 किताबें लिखी हैं। तीसरा सफ़र समंदर जागता है जो नज़मों और गज़लों का मजमुआ है और तीसरी किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है, ज़ेरे तरतीब। तो आइए इनसे कुछ मीठे कुछ तीखे सवालात शुरू करते हैं। तो खुमार साहब, अब सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको लिखने का शौक कब से हुआ? जी, ये तो बहुत पुरानी बात है। लिखने का शौक तो मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं 4वीं-5वीं जमात के से ही शुरू था। उस ज़माने में ना टीवी था ना हमारे पास ये आजकल का जो मोबाइल वगैरह, ये कोई बीमारियां नहीं थी सिवाय हमारे कहानियां पढ़ना, रिसाले पढ़ना, उसके सिवा कोई दूसरा शौक ही नहीं था। लिहाजा मैं वो उस वक्त जो हमारे ज़माने में छपता था खिलौना बच्चों का, कलियाँ, गुंचा, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करके हम पढ़ते रहते थे। पढ़ने का शौक़ तो वहाँ से शुरू हुआ। अब लिखने का मामला ऐसा है कि मैं 5वीं और 6ठी के जमात में आया तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और शुरुआत इस तरह हुई कि हमने वो कलमी रिसाला तरतीब देना शुरू किया अपनी क्लास में। यानी किसी के कहने पर या अपने आप शुरू किया? नहीं, वो तो मेरे अंदर का आदमी कह रहा था कि मुझे लिखना चाहिए। जी। हाँ, वो बेचैन था मैं कि कुछ ना कुछ मैं अपना बाहर रखूं। तो समर नाम का पर्चा शुरू किया हमने। बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट था, कहानियां। 5वीं जमात से? 6ठी जमात से। 6ठी जमात से आपने पर्चा शुरू किया? हाँ, 4वीं-5वीं में पढ़ते रहे। और ताज्जुब की बात है, जब मैं 7th में था, छुट्टियों में मशहूर गोदान जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की मशहूर नावल, जिस पर मुझे MA में जो पेपर देना पड़ा और मैं पढ़ा हुआ था 7th क्लास में। वाह, क्या बात है। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत मसरूफ रहता था MA में, उसी याददाश्त की बलबूती पर मैंने MA का पेपर दिया। इस तरह मेरे पढ़ने का अमल दिन रात सिवाय पढ़ने का और कुछ नहीं था। आज भी मुझे नींद कम अज कम 25-50 सफ़ात पढ़ने तक नींद नहीं आती। आपकी पहली नज़म कौन सी है? मेरी पहली नज़म तो नहीं, मेरी पहली गज़ल है। पहले गज़ल है? जी हाँ। उसके बाद नज़में भी शुरू हुई। मेरी पहली गज़ल शाया हुई बम्बई के उर्दू टाइम्स में। उस वक्त उर्दू टाइम्स बम्बई का सबसे मेयारी और सबसे कसीरुल इशात अखबार। जी जी। जबकि मैं अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था। उस वक्त मेरी गज़लें शाया हुई। उसकी इस्लाह किसने की थी? मामला ऐसा है कि जब मैं बागलकोट में था SSLC तक, बल्कि PUC तक, तो वहाँ ज़ाहिर है इस्लाह करने वाला तो कोई नहीं था। वो मेरे मिजाज में एक वज़न रच बस गया था, एक मौजूनियत थी और मुतालिया था, जिसकी बिना पर हम करते गए। अब चीज़ के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। यकीनन ज़रूरत होती है। उस्ताद के बगैर आदमी मुकम्मल नहीं होता। जब मैं बीजापुर आया तो यहाँ मैंने ट्रेनिंग कॉलेज में, शौक तो वही था, मैं देखना चाहता था कि बीजापुर में कितने शायर हैं, क्योंकि बागलकोट में ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो मैंने इनाग्रेशन जो ट्रेनिंग कॉलेज का किया जलसा, उसमें मुशायरा रख दिया। हमारे ट्रेन को बताया कि अगर कोई शायर हो तो आने के लिए कहिए। उन्होंने कहा अरे हमारे पास लंबी फहरिस्त है, काफ़ी लंबी फहरिस्त आई मेरे पास। और उसमें मैंने सुनाया था एक नज़्म, मैं फिर एक बार है साकी तेरी महफिल में आऊँगा। मैं फिर एक बार साकी तेरी महफिल में आऊँगा। बाकी अशर तो इस वक्त याद नहीं है।
तो वो देखकर वो उस वक्त हम पर साहिर का रंग दिया था, साहिर लिदवां जी का, फैज अहमद फैज का, ये बिल्कुल रोमानी शायर। तो वो देखकर बीजापुर में दूसरे दिन अफवाह फैल गई कि ट्रेनिंग कॉलेज में कोई क्लर्क आया वो अच्छी शायरी कर लेता है। क्या बात है, क्या बात। इकबाल बिरा तक बात पहुंची, इकबाल हाशमी साहब। तो मैं पूछा कि यहाँ किसी कहीं नशिस्तें होते हैं, कोई बहस वगैरह होती है शायरी? अरे नहीं, वो इकबाल बिरा के पास जाके बैठना, शाम में 105 जमते से बोले। वहाँ गया तो उसके बाद उनसे राय मशवरे चलते रहे, वही मेरे उस्ताद हैं। तो आपकी जब शुरुआत हुई, आपने गजल और नज़म की शुरुआत की, यहाँ तक कि आपने एक मुशायरे में भी शिरकत की बगैर उस्ताद का काम यहाँ वहाँ तक बगैर उस्ताद। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपकी जिंदगी का पहला मुशायरा कब और कहाँ हुआ? उस वक्त आप क्या महसूस किए? जी, जिंदगी का पहला मुशायरा तो ऐसा था, बीजापुर में जब शायरी का शौक हुआ तो वहाँ हमारे असातिज़ा एक सगरी साहब थे और एक सईदी साहब जी, जो 8th 9th की बात हो रही है। तो हमारे शौक को देखकर उन्होंने कभी कोई मिसरा दिया कि चलो इस पर लिखेंगे। तो एक दो शायर जो साथ थे फिर वो लिखने लगे, तो वहाँ पहला मुशायरा हुआ, उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो वो देखकर उन्होंने कहा कि खुमार साहब तुम काफ़ी अच्छा लिख सकते हो जी, हाँ, वो इसे कायम रखो ज़ौक़ को। तो मैं लिखना तो बंद नहीं किया, मगर चालू रहा। पहला मुशायरा बागलकोट में या नज़म पढ़ी? मैंने गजल पेश की वहाँ पहले मुशायरे में जिंदगी का आपके पहला मुशायरा। उस गजल के अगर आप दो शेर अगर आपको याद हैं यार, वो हमें जरा सुनाएंगे तो। अब जाहिर है उसको क्या मिसरा देगा, तो गजल के कुछ शेर याद नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप आलमी शोहरत याफ्ता शायर होने के साथ साथ निसाबी शायरों में आपका शुमार होता है। बेशक। ये सिर्फ कर्नाटक ही के निसाब में की हद तक महदूद है या हिंदुस्तान भर के निसाबों में इसका शुमार होता है? गजलें शाया हुए हैं? जी नहीं, ऐसा है कि ये मेरे निसाब में जो शामिल हैं वो सिर्फ कर्नाटक के तक महदूद हैं। जी जी। वैसे मैं हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, जिद्दा, रियाद या अमेरिका और इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के रिसालों में भी छपता हूँ, लेकिन जो निसाब में शामिल है वो कर्नाटक में है। मसलन मैट्रिक में मेरी नज़्म है जी, प्री यूनिवर्सिटी में नात है जी, यूनिवर्सिटी में गज़लें हैं। तो मैट्रिक में आपकी कौन सी नज़्म है? हाँ, मैट्रिक की नज़्म तो कौमी यकजहती पर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, मेरी समंदर जागता है से, और कहा कि खुमार साहब, एक लेटर आया मुझे कि खुमार साहब आपकी नज़्म हम निसाब में रखना चाहते हैं, आप अपना कंसेंट दीजिए। मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने कंसेंट दे दिया। नज़्म है सरहदों का जाल, वाकई बड़ी मीनिंगफुल है, कौमी यकजहती पर है, आप समाप्त फरमाए। उन्वान है सरहदों का जाल, खुदा ने ज़मीं जब बनाई तो उस पर किसी मुल्क की सरहदों की लकीरें नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। खुदा ने ज़मीं जब बनाई तो उस पर किसी मुल्क की सरहदों की लकीरें नहीं थी। नस्ल आदम को आज़ादियाँ थी, नस्ल आदम को आज़ादियाँ थी, यहाँ उफक से उफक तक जहाँ चाहे जाएं। क्या बात है, जहाँ चाहे मस्कन बना लें। क्या बात है, क्या बात है। नस्ल आदम को आज़ादियाँ थे, उफक से उफक तक जहाँ चाहे जाएं, जहाँ चाहे मस्कन बना लें। क्या बात है। मगर आज दुनिया का नक्शा उठाकर तो देखो। क्या बात। शायर एक मोड़ लेता है और कहता है मगर आज दुनिया का नक्शा उठाकर तो देखो, यहाँ से वहां तक कई आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बन गया है। क्या बात है। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो यह हाल है, मगर आज दुनिया का नक्शा उठाकर तो देखो, यहाँ से वहां तक कई आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बन गया है। आज का आदमी फंस गया है खुद अपने ही हाथों बनाए हुए जाल में। क्या बात है, क्या बात है। एक इख्तिताम है ना। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। उस वक्त मुल्कों की सरहदें थीं, अब तो जो है जिलों की सरहदें। क्या बात है, यहाँ जिलों की भी सरहदें आ गई। वो हमारे आज के हालात की अक्कासी करती हुई चीजें भी मैं सुनाऊंगा। अब जिलों की सरहदें होते होते दिलों की सरहदों पर आकर खड़ी हो गई। तो अब पीयूसी में कौन सी नात है?
हाँ, पीयूसी में जो नाथ है वो उसके एक दो शेर सुनाता हूँ चीदा चीदा के। इल्मो हिकमत की हद नहीं कोई, इल्मो हिकमत की हद नहीं कोई, उनकी रिफवत की हद नहीं कोई। नात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनकी रिफवत की हद नहीं कोई, वो शिफात करेंगे महशर में। सुभान अल्लाह, ये मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। वो शिफात करेंगे महशर में और शिफात की हद नहीं कोई। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और यूनिवर्सिटी सतह पर, यूनिवर्सिटी सतह पर जाहिर है यूनिवर्सिटी का मामला है तो वहाँ गजलें रखी इन लोगों ने। जी जी। और वहाँ है कि बड़ी अजीब और गहरी नात है या गजल है, अगर रदीफ समझ लें तो गजल तक पहुंच जाएंगे। तो बड़ा तसव्वुफर अंदाज में भी है ये। बेशक, इरशाद। पुरखतर है राह मेरी, क्या बात है, पुरखतर है, पुरखतर है राह मेरी ऐ सनम मंदी गरम। क्या बात है, क्या बात है। पुरखतर है राह मेरी ऐ सनम मंदी गरम, साथ क्या देंगे तेरे नाजुक कदम। क्या बात है, मंदी गरम। और कहा है क्यों मैं सरगर्दा रहूं आफाक की तस्खीर में। क्या बात है। क्यों मैं सरगर्दा रहूं आफाक की तस्खीर में, जबकि खुद हैं वो मेरी चौखट पे खम। क्या मंदी गरम, मंदी गरम। क्या बात है। एक शेर और सुन लीजिए, बहुत अच्छा है, पूरी गजल बहुत अच्छी है। हमारे दर्शक भी यही सुनना चाह रहे हैं। मैं कदा हिकमत का, क्या बात है, खुलता है मेरे कमरे में रोज। क्या बात है। मैं कदा हिकमत का खुलता है मेरे कमरे में रोज, बाढ़ता है आ गई खुद जामे जम। मंदी गरम, मंदी गरम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो खुमार साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? आप बेझिझक बताएं हमारे दर्शकों को, ईमानदारी के साथ। जी, मेरी बीवी जो है, अब बड़े राज खोल रहे हो यार। ईमानदारी के साथ बताना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, मेरी बीवी जो है वो पहले से मेरी महबूबा भी है। क्या बात है, इसलिए आप पहले गजल कहे हैं। क्या बात है। मेरी ज़बान पर वो सवाल आने ही वाला था, लेकिन आपने कह दिया। वो मेरे करीबी रिश्तेदारों में से वो पहले से, उसका बचपन बल्कि ये सब हमारे सामने गुजरा, हमने सिलेक्ट किया और उसे अपनी गजल का महबूब बनाया और बाद में बीवी बना। क्या बात है। तो उनकी कामयाबी, आपकी कामयाबी के पीछे आपकी बीवी का हाथ बेशक जरूर है। बहुत अच्छा है। यूं तो हिंदुस्तान भर में आप मुशायरों में रहते हैं, आलमी सतह पर पहला मुशायरा आपका कहाँ पर हुआ? जी, हिंदुस्तान के मुशायरा तो है। आलमी सतह का मेरा पहला मुशायरा तो इंडियन एम्बेसी की जानिब से मुझे आलमी मुशायरा की दावत आई सऊदी की। जी जी। और वो होता यूँ है कि हर साल होता है वहाँ। 2008 जून में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। आप अकेले गए थे, अपनी गजल को साथ ले गए थे? नहीं, मैं अकेला गया था। ये गुरु और उसमें कर्नाटक का कोई नहीं सिवाय शायद वाहिद शायर था। मैंने उनसे कहा भी कि भाई कर्नाटक में और भी शायर हैं, कभी हमारी कर्नाटक की तरफ भी नजर दौड़ाइए, मेरी बारी आ जाइए तो आइंदा से किसी और को बुलाइए। हुआ नहीं, अलग बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अपना, उनके इस पर सिलेक्शन हमारे अपने तौर पर होता है। तो बहरकत वहाँ जिद्दा और रियाज में हमने मुशायरे पढ़े। सुभान अल्लाह। और हर रोज नशिश अलग होती थी। नहीं, बहुत दिलदार लोग हैं, शायरों की बड़ी कदर करते हैं। हर जगह जाते ही वो पहले वो कई गिफ्ट तैयार करके सुनते हैं बेचारे। अच्छा ये रहा। तो पहला और उसी बहाने हमारा उम्रा हो गया। ये सबसे, मैंने जब फोन आया तो मैंने कहा कि नहीं वो यार, वो वहाँ सुनते हैं कि गर्मियाँ बहुत हैं, क्या टेम्परेचर हो। वहाँ से सेक्रेटरी ने फोन पे कहा, कुमार साहब आप पहले शायर है जो ये पूछ रहे, वरना हमारे लिए आने के लिए कई लोग मिनिस्टरों के वसीले लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये पूछ रहे हैं, अरे आपका मुशायरे के साथ साथ आपका उम्रा हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, मेरे नाम लीजिए।
उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? अरे वो हुजूर ने बुला लिया। अब भी सुभान अल्लाह, तनवी सुभान पिरा ये कहते हैं कि खुमार साहब आपका इन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी जो बुलाना है वो हुजूर के इशारे पर, तुमने जब नाते लिखी तो उसका सिला ये मिला है। तो मुशायरा एक बहाना है। आज भी बोला, हाँ मुशायरा एक बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। आज भी बोलते हैं वो बेचारे। आपके 2 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, तीसरा सफर, और तीसरा सफर जो है इसमें नज़में और गज़लें का मजमुआ है, मजमुओं पर मुश्तमिल है, और दूसरा जो है समंदर जागता है। ये रहा मेरा तीसरा सफर। तीसरा सफर, हाँ जी हाँ। तो आपका पहला शेरी मजमुआ, पहला शेरी मजमुआ, और ये है दूसरा शेरी मजमुआ समंदर जागता है। तो अभी निसाब में जो नज़में हैं, नज़म है मैट्रिक में, इसी की है, इसी में समंदर जागता है। जी हाँ, इसी में है। तो आपने जो है ये टाइटल जो है बहुत ही खतरनाक दिया है। नहीं, वो समंदर जागता है। हाँ देखिए, वो किताब का टाइटल चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो टाइटल से मेल करती है? सुनिए, वो ये मैं टाइटल की बहुत तलाश में रहा। जी जी। तो किसी शायर ने कहा कि खुमार साहब टाइटल तो अपने ही किसी शेर से निकाल लीजिए, वही वहाँ जो मिलते हैं बहुत अच्छे। मैंने कहा मेरा एक शेर था, वो आंखें मूंद कर लेटा है लेकिन, वो आंखें मूंद कर लेटा है लेकिन सवालों का समंदर जागता है। क्या बात है, क्या बात। ये माने थे। मैंने कहा कि समंदर जागता है ले लें, तो मेरे ही शेर का ये हिस्सा है, सवालों का समंदर जागता है। तो इसमें सिर्फ आप सवालों से मुखातिब हैं। जी हाँ, मसाइल का समंदर है। जवाब मिला या नहीं मिला? अभी देखिए कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अब तक नहीं मिले और आगे नहीं मिला। एक शेर है मेरा, जी इरशाद, कि इस एक सोच में गुम हैं ख्याल जितने हैं। क्या बात है। जितने आइडियोलॉजी हैं, जितने फलसफे हैं, ये सोच रहे हैं क्या, इस एक सोच में गुम हैं ख्याल जितने हैं, जवाब उतने नहीं है सवाल जितने हैं। क्या बात है, क्या बात है। हुकूमत पर तंज है। आपका ये जो समंदर जागता है अभी भी सवाल बनकर ही खड़ा हुआ है बहुत से लोगों के लिए। आपकी जो तीसरी किताब ज़ेर तरतीब जो बहुत जल्द शाया होने वाली है जी, वो किस पर मुश्तमिल है? अरे वो तीसरी किताब तो मेरी, हालांकि इस वक्त मेरे पास 2 किताबों का मजमुआ है, ये मवाद मौजूद है। अब मैंने सोचा है नज़्म, हमद और नातें बहुत हैं मेरे, नातें बहुत ज़्यादा पसंद की जाते हैं पाकिस्तान में, बाहर हिंदुस्तान में भी। पाकिस्तान में पहले सफ़े पर नाते हैं तो ये मेरे लिए एक एजाज़ है, क्योंकि पाकिस्तान और पहले हिंदुस्तानों को मानते ही नहीं। जी जी जी। तो वो गज़लों को मैंने रोक लिया, इस वक्त नात का मजमुआ दे रहा हूँ मैं, नात का पैकर नूर। उसके बाद है ये जो एक खुशखबरी आपको ये भी सुनाऊँ कि एक मेरे देरीना दोस्त यहाँ से दूर न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अमेरिका में डॉक्टर अब्दुल कादर फारूकी जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अंजुमन उर्दू डिग्री कॉलेज बीजापुर के, हाँ बीजापुर वाले, उन्होंने मुझ पर एक किताब तरतीब दी है। ये जी, 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 हाँ, बिल्कुल। सुलेमान खुमार गौर व फिक्र का शायर। जी जी। इनकी कई किताबें शाया हुई हैं। और उन्होंने कहा कि खुमार साहब मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान वालों पर लिखा, अमेरिका वालों पर लिखा, मुख्तलिफ शायरों पर लिखा जी। और आप पर नहीं लिखूंगा तो मैं ज़्यादती होगी। आपकी शनाख्त पूरे हिंदुस्तान नहीं बाहर मुल्क में भी है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका पर कलम उठाऊँ, मैं लिख कर भेजा हूँ, इसे जल्द से जल्द शाया कीजिए। तो ये काम में क्या बात है, क्या बात है। आपको मुबारकबाद। जी शुक्रिया। तो कम अज कम इतनी दूर रहकर कम अज कम एक शख्स ने मेरे फन के बारे में ख्याल किया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो खुमार साहब जो और एक जो सवाल आपको मैं पूछना चाहूँगा, आपके जो 2 किताबें शेरी मजमूआ है, नज़म और नात पर मुश्तमिल है, समंदर जागता है और तीसरा सफर और समंदर जागता है, 2 किताबें आपकी शाया में। हाँ। लेकिन क्या किसी ने इन किताबों पर तनकीद नहीं की? यकीनन तनकीद है। तनकीद का मतलब ही दोनों पहलू हैं। 27 को भी तनकीद कहते हैं, इसको भी, मगर यह है कि बवाल हुआ। हाँ नहीं सबसे नहीं लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। देखिए हिंदुस्तान के बल्कि उर्दू अदब के टॉप के नक्कादों ने इस पर लिखा है। एक तो तीसरा सफ़र पर जिसने लिखा
हमारा क्या कहते हैं वो कुमार पाशी, जी जी, उस दौर के सबसे अच्छे जदीद शायर, मुदीर और बल्कि उर्दू अदब पर छाया हुआ शख्स कुमार पाशी। जी, कुमार पाशी ने भी लिखा, मखमूद सईदी ने भी लिखा, हमारे इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी ने भी लिखा, काफी तनकीद लोगों की? ने तनकीद ने 27 में लिखा। 27 में लिखा? हाँ। क्या लिखा? लिखा कि आप इन्हें इतनी उर्दू की बस्तियों से इतनी दूर बैठकर आप इतने जदीद अंदाज में शेर कह रहे हैं, क्या बात है, नज़में कह रहे हैं, ये तो सबके लिए बिल्कुल एक मिसाल है। और इस मजमूए की और जिस अंदाज से आप नया ट्रेंड आप बना रहे हैं उसकी हम 27 करते हैं। 27 तो हो गए, यानी किसी ने इन मजमूओं पर उंगली उठाई या किसी ने इसको इसमें कोई कमी वगैरह का इजहार किया, क्योंकि आप तो बगैर उस्ताद के किताब शेर का अपना शेरी सफर शुरू किया है। जी, उस वक्त तो शुरू किया था, लेकिन ये उसके बाद तो यहाँ बीजापुर आने के बाद हमारे इकबाल हाशमी साहब से जो रकाबतें रही, जो उनका शागिर्द हूँ मैं, कॉलेज में भी और शायरी में भी, तो उनसे जो रोशनी मिली, जिससे जो हमको रहनुमाई मिली है, उसी के रोशनी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें किसी ने डिफेक्ट नहीं निकाले। और देखिए इसमें तो क्या कहते हैं, हमारा ताज़ा जो समंदर जागता है में हिंदुस्तान पर बल्कि उर्दू अदब का सबसे बड़ा नक्काद वारिस अलवी, हाँ वारिस अलवी तो ये लिखते हैं कि शुमाल वाले जुनूब के लिखने वालों को उतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन इस किताब के शाया होने के बाद शुमाल वालों को मानना पड़ेगा। जुनूब में सुलेमान खुमार भी एक है जो अपने इसका डंका बजा रहा है। क्या बात है, क्या बात। तो खुमार साहब, वारिस अलवी की आपने अपनी जिंदगी में कई मुशायरों में हिस्सा लिया, देश में या देश के बाहर। जी जी। तो ऐसा कोई मुशायरा जिसमें आप मायूस हुए हो या सामाइन की दाद आपको ना मिली हो, या ऐसा कोई मुशायरा जिससे लोग बहुत खुश हुए हो, आपकी वाहवाही हुई हो और आप भी बहुत खुश हुए हो? आमतौर पर तो यही हुआ है कि मेरे नए अंदाज के, क्योंकि इस अंदाज को समझना मुश्किल है जी, लेकिन ये बात है कि आज जिस अंदाज से मुशायरे चल रहे हैं वो मैं उस अंदाज पे जा ही नहीं सकता। आमतौर पर शायर क्या कर रहे हैं, भाई लोग वो पसंद करते तो वैसा ही सुनाएंगे। मैंने कहा कि मैं अपने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, आप कुछ भी कीजिए, जिधर हवा चली उधर मुझे जो अंदाज से सुनाना सुनाता हूँ। इसके बावजूद लोग चौंक करके अरे यार ये भी शायरी है, चौंक कर मुझे दाद देते रहे। मगर आपका सवाल बहुत अच्छा है, कहीं कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि मेरे शेर लोगों के हाँ बिल्कुल वो सरों पर से गुजर गए। 2-4 लोगों ने एतराफ़ किया, कुमार साहब अच्छा तो लगा मगर वो कुछ समझ में नहीं आया, हमारे सरों पर से गुजर गए। ये भी हुआ है जी जी, लेकिन ये दिस इज ओनली 5 to 10%, बट 90% आई हैव बीन लाइक्ड। या देश में हुआ है, विदेश में हुआ है? विदेश में तो बहुत हाथों हाथ लिया गया यार मुझे। हाँ, जिद्दा और रियाज में तो देखिए गोपीचंद नारंग के साथ मुझे ठहरा किया था उन्होंने, और मेरी किताब का मुझे फख्र है कि मेरी किताब का इजरा गोपीचंद नारंग से हुआ। साहित्य अकेडमी के उस वक्त चेयरमैन हो। जी जी बिल्कुल। और हर जबान का आदमी जानता है, इसकी आलमी सतह पर उसकी शनाख्त है। दौरे जदीद और दौरे कदीम की शायरी को लेकर आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए दौरे कदीम की शायरी को बुरा भी नहीं कहता मैं, जिस दौर में जो शायरी की गई उस दौर की अक्कासी है, उस दौर के लिए वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज उन्हीं पुराने निवालों को हम चबाते रहें तो हम वक्त के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। बिल्कुल। देखिए अदब हालात का आईना होता है। जिस दौर में जो शायर जी रहा है उस दौर की अक्कासी अगर उसकी तख्लीकात में नहीं है, उसकी गज़लों में नहीं है, उसकी नज़मों में नहीं है, तो फिर आज का शायर कैसा होगा? आज के दौर के हालात ऐसे हैं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े तो शायर भी हैं, राहत इंदौरी हैं, मुनव्वर राना हैं और प्रतापगढ़ी हैं, और दिगर शायरों ने हालात हाजरा पर अपने यकीन, वही तो मैं कह रहा हूँ, हालात हाजरा के आईने में कहिए, जैसे नोटबंदी और फन के संज। हाँ मेरे पास वो भी है, सुनिए संजिया कुछ मैंने
जिस अंदाज से लिखा, मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सवाल करेंगे, लेकिन अगर हो मेरे पास तो सुनाऊंगा कुछ मैं। देखिए जरूर होगा। नहीं वो ज़हन में है, समंदर हैं आप तो। नहीं है यार वो घर में नहीं। ठीक है, तो मगर शेर सुनिए। जी जी थोड़ा यार मुझे, क्योंकि उम्र का तकाजा है, याददाश्तें कमजोर होती है। शायर तो कभी बूढ़ा नहीं होता। किसने कहा? मैं तो वो शेर भी लिखा हूँ, मेरे अफकार के सोते नहीं थमने वाले। क्या बात है। हाँ, मेरी सोचों पे बुढ़ापा नहीं आने वाला। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर है, वो क्या है, वो कभी मुझको बूढ़ा नहीं होने देगा। मगर क्या याद बात नहीं। है, क्या बात है। यही है शायर ये। जी जी बहुत अच्छा शेर का याद दिलाया आपने। हाँ, वो कभी मुझको शिकस्ता नहीं होने देगा। क्या बात है। एक चेहरा मुझे बूढ़ा नहीं होने देगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आप क्या कह रहे थे कि दौरे जदीद को नोटबंदी को लेकर आज के हालात हाजरा पर ये बड़े बड़े शोरा सियासत पर एक दो शेर सुनाता हूँ यार। हालात हाजरा पर जाहिर है इशारतन होता है, लफ्ज़ नोट आया ना आए। मैंने कहा कि यूं तो वादे थे बहुत, यूं तो वादे थे बहुत, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या बात है। यूं तो वादे थे बहुत, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ नारों के अलावा, सिर्फ नारों के अलावा। हाँ, ये उसने नारों के, हाँ, उसने नारों के सिवा हमको दिया कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यूं तो वादे थे बहुत, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसने नारों के सिवा हमको दिया कुछ भी नहीं। तो आपने भी कोशिश की है कि बिल्कुल। आज हालात के साथ आजकल तो हम हालात पर ही लिख रहे हैं। एक शेर और सुनिए, आप मीडिया वाले हैं। बिल्कुल सुनाइए। अर्ज किया था मैंने कि अदल क्यों कर मिलेगा अब हमको। अदल, इंसाफ, अदल क्यों कर मिलेगा अब हमको, मुंसिफ उनका है। क्या बात है, क्या बात है। अदलिया उनका है। अदल क्यों कर मिलेगा अब हमको, मुंसिफ उनका है, अदलिया उनका। ये शेर आगे जो सुनाने जा रहा हूं मैं, ये अब हकीकत न मुनकशिफ होगी। अदल क्यों कर मिलेगा अब हमको, मुंसिफ उनका है, अदलिया उनका। और शेर तो इसके लिए सुना रहा हूं मैं कि अब हकीकत न मुनकशिफ होगी। क्या बात, गौर कीजिए, क्या बात है। अब हकीकत न मुनकशिफ होगी। टीवी उनकी है, मीडिया उनका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन खुशी की बात है कि आप हकीकत को मुनकशिफ कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, उर्दू गजल की आंख फारसी अदब के सामने, उर्दू गजल की आंख फारसी अदब के सामने खुली। क्या आपने उर्दू शायरी के साथ साथ फारसी में लिखने की कोशिश की? आप तो फारसी के भी, फारसी में भी एमए की डिग्री हासिल की है। बिल्कुल, फारसी में लिखा नहीं है, लेकिन फारसी इस्तिलाहात, फारसी अल्फाज, क्योंकि फारसी के बगैर उर्दू मुकम्मल नहीं होती। फारसी के बगैर उर्दू में वो चाशनी नहीं आती। फारसी के बगैर आप उर्दू को समझ नहीं सकते। तो लिहाजा मैं खुद तमाम हमारे लिखने वालों से अपील करूंगा कि थोड़ी बहुत फारसी की वो जानकारी ज़रूर रखें। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फारसी के कई असातिज़ा को मैंने पढ़ा है। फारसी में जो बात है आज भी हमारे उर्दू वाले उस हद तक नहीं पहुंच सके हैं। गालिब इसलिए गालिब बना कि उसने बेदिल को फॉलो किया। और गालिब को बाद जगह तो उर्दू में कह रहा है और फारसी में कह रहा है, मशहूर है, उमरी कफ़े खाकस्तर बुलबुल कफसे रंग। पहला मिसरा, कुमरी कफ़े खाकस्तर बुलबुल कफसे रंग, जुज़ ए नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। क्या बात। तो इसमें उर्दू कहाँ, ये कहाँ आई, पूरी की पूरी फारसी नज़म हो गई। नहीं, जुज़ नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है वो। बाद में उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं समझ आ गया, जुज़ की जगह आए लगा के पढ़ लो बोले। जी जी जी। तो आपने अपने शेरी मजमू में कई नात, हमद, गज़लों का जिक्र किया है जी। सूफियाना कलाम भी क्या आपने लिखे हैं? बिल्कुल। देखिए, एक शेर सुनाता हूँ जी। बिल्कुल, वक्त कम हो तो। बिल्कुल। अर्ज किया है कि
इससे पहले कि तलबगारे ज़माना हो जाऊं, इससे पहले के तलबगार जमाना हो जाए। इससे पहले कि मैं ज़माने के पीछे दौड़ने लगूं, बेश इससे पहले कि तलबगारे ज़माना हो जाऊं, तर्के दुनिया करूं और मालिके दुनिया हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात। तर्के दुनिया करूं और मालिके दुनिया हो जाऊं। दुनिया को ठोकर लगाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तर्के दुनिया करो और मालिके दुनिया हो जाओ। आज के हालात चाहे वो सियासी हो या कौमी एकजुटती हो, हिंदू मुस्लिम एकता पर हो, अपनी शायरी के जरिए आपने कुछ कहने की कोशिश की है हिंदू मुस्लिम एकता पर, जी, सियासी पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर मेरे कई किताब हैं, नज्म है, लेकिन इस वक्त साथ नहीं लाया हूँ। एक हमारी एक बहुत ही होनहार बच्चे है, वो मोहतरमा अनुपमा पौड़ साहबा, वो हिंदू मुस्लिम एकता पर या तो कौमी यकजहती पर कर्नाटक के शायरों के कंट्रीब्यूशन पर पीएचडी कर रही है। वो 2-3 मरतबा मेरे पास घर आई, मैंने कई किताबें दी उनको। वो बहुत कम मवाद मिला सर, वो मेरे दोस्त की बेटी है, अच्छा मेहनत करती है, उसे मैंने अपनी चीज़ें दी हैं। जब इंसान बुलंदी पर पहुंच जाता है जी हाँ, तो उसमें कुछ तकब्बुर आ जाता है, वो हर किसी को अपने से छोटा समझने लगता है। जी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? जी ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा पहलवान और सबसे बड़ा ताकतवर आदमी वो है जो अपनी अना को मारता है। क्या बात है, अना पर काबू पाओ। हमारा मेरा देखिए शेर भी है मेरा कि कठिन बहुत था, कठिन बहुत था, मगर काम ये किया तो सही। क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छा शेर सुनिए, आगे आता है, कठिन बहुत था मगर काम ये किया तो सही, वो बच के दश्ते आना से गुजर गया तो सही। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे अपने लिए है, इस पे पूरे ये वाजे हो जाता है कि मैं अभी कभी अपने आना का शिकार नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि अभी मैं तालिब इल्म हूँ। जी जी जी। सुना है आपने छोटे छोटे मुशायरों में जाना पसंद नहीं करते, कोई भी बहाना बनाकर टाल देते हैं। मैं इतना बड़ा शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर, छोटे मोटे फंक्शनों में क्यों जाऊं, कोई भी एक बहाना बनाकर आप टाल देते हैं। ऐसा नहीं होता, वरना मैंने तो बीजापुर के हर छोटे मुशायरे तो लोकल ही होते हैं ना, बीजापुर के हर नशिस्तों में हमने शिरकत की है। अब अगर वाकई कोई मजबूरी रही हो तो अलग बात। अब नहीं, एक आध मरतबा नहीं गए तो लोग अगर ये समझें तो उनकी गलतफहमी है, मगर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस अंदाज से मैंने न कभी अना का शिकार हुआ हूँ जी जी, और न मैं जानबूझकर गुरेज करता हूँ। क्योंकि जहाँ भी अदब की महफिल सजती है, कम से कम शमूलियत इसलिए होनी चाहिए कि कम से कम अदब का रुझान बढ़े, एक माहौल बने। आप एक उर्दू के शायर होने के नाते एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक वो दौर था तो उर्दू ज़बान को हर कोई गले से लगा लेता था, उसकी मिठास, उसकी खूबसूरती, उसका अंदाज़े बयां। तो आज ये दौर है कि उर्दू ज़बान इतनी कड़वी हो गई है कि हर कोई उसे अपने गले से उतारना नहीं चाहता। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उर्दू के ताल्लुक से ये अलमिया हम भी देख रहे हैं। कल आप जो मेरे प्रोग्राम में आएंगे, मैंने आपको दावत दी है, वहाँ इस पर मैंने डिस्कशन भी रखा है। इसमें कुछ उर्दू वालों की भी नाकदरी है कि अपने बच्चों को हम अपनी ज़बान सिखाने के बजाय अंग्रेजी को भेज रहे हैं। अंग्रेजी से हमको बैर नहीं, कोई भी, मैं तो आई नो 5-6 लैंग्वेजेस, ज़बानें सब सीखिए, लेकिन पहले अपनी मादरी ज़बान पर तवज्जो दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी से सीखनी। एक दूसरा है कि हुकूमत की कुछ पॉलिसियाँ भी ऐसी बन रही हैं कि हमारे उर्दू पर मार पड़ने वाली है। कल इस पर भी हमारे पास बहस होगी, क्योंकि 2 लैंग्वेज फार्मूला आ गया तो फिर हमारी उर्दू खतरे में रहेगी। नहीं, एक चंद तंजीमें बाकी रह गई हैं, इंस्टीट्यूशन बाकी रह गए जो उर्दू का झंडा लेकर चले हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा, फलाह व बहबूदी में इजाफा नहीं हो रहा है। क्या है, अब मैं वो किसी पर क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन जितने क्या कहते हैं वो दर्द से या अब इससे हमको काम करना चाहिए, हम उसमें उतना ये नहीं, बराए नाम हमारी तंजीमें तो हैं, लेकिन वी आर नॉट सो मच कमिटेड फॉर दैट। हमने क्या किया है, ये सवाल मेरा भी है।
अब क्या करना चाहिए जिसे उर्दू जबान की फरोग हो? बिल्कुल, उर्दू उर्दू जबान के फरोग के नाम पे ये लोग सिर्फ एक मुशायरा कर लेते हैं। हालांकि मैं शायर हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुशायरे से उर्दू जबान का भला होने वाला नहीं। कैसे होने वाला? उर्दू क्या है, उर्दू में क्या होना चाहिए, उर्दू की अहमियत क्या है, उर्दू को किस तरह बरतें और उर्दू के मसाइल किस तरह हल करें, और उर्दू के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं कि उर्दू पढ़ने के बाद हमको नौकरियां न लेंगे, इस पर कई बहस किया आपने? उर्दू के लिए कुछ कदम उठाए, उर्दू के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए? तो लोगों के जहन में एक बात छुपी है कि आज के हालात में जब हम उर्दू जबान बच्चों को सिखाएंगे तो आगे चलकर एक अच्छा ऑफिसर या कोई अच्छी सर्विस नहीं पाता। ये गलतफहमी लोगों के जहन में है। देखिए, आज से 40 साल पहले हमारे पास जो अंजुमन से हो या मुझे भी लीजिए, जो हम निकले हमने तो उर्दू वाले ही हम। जी बिल्कुल। बट इवन द इंग्लिश पीपल कांट, आई मीन, कॉम्पीट विद मी, दे कांट डिस्कस। जी जी जी। हमने अंग्रेजी को भी इग्नोर नहीं किया, लेकिन हम बेसिकली उर्दू वाले हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू पढ़कर हमारे कितने डॉक्टर्स नहीं बने, कितने इंजीनियर्स नहीं बने, कितने फॉरेन को नहीं गए, लेकिन आज ये क्यों गलतफहमी पैदा हो रही है? क्यों गलतफहमी? हाँ, इसकी वजह से हम पीछे का शिकार हो रहे हैं। देखिए, एक तो ये भी है, दूसरा ये कि भाई हमारी तहजीब और सबसे ज्यादा कि हमारा मजहब, हमारा दीन का सारा असास उर्दू में है यार। जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे नाबलद रहकर क्या करोगे? तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को उर्दू जबान सिखाएं, उसके साथ तुम अंग्रेजी भी सिखाओ, कन्नड़ा भी सिखाओ, सब सिखाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ उर्दू। उर्दू को सेट असाइड करके वो नहीं। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों को, आपके कहने के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उर्दू तालीम हासिल करने चाहिए। और स्कूलों में और हमारे जो तंजीमें बने हैं, जो सोसाइटीज बने हैं, जो बैनर्स लगा के बैठे हैं, उन लोगों को इसके ताल्लुक से अमली इकदाम भी करने चाहिए, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए। तो हमने सुना है कि आप उर्दू जबान के आपने कह रहे हैं कि हर बच्चे को हमारे उर्दू स्कूलों में भेजना चाहिए, सरकारी उर्दू स्कूलों में भेजना चाहिए, ताकि वहाँ मौलिमों का तकर्रुर ज्यादा हो सके। सरकारी भेजना चाहिए, लेकिन ये अलमिया है कि सरकारी में कुछ लोग शायद बुरा मान जाए, लेकिन हकीकत का इजहार करता हूँ कि सरकारी स्कूलों में अब वो मेयारी तालीम नहीं है, तभी तो लोग निकल के प्राइवेट स्कूल। आज के हालात में जो महकमा तालीम से जो फंड्स आ रहे हैं, जो ये हुकूमत ये दावा कर रही है कि हर सरकारी स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप कैसा कह सकते हैं कि वो मेयार नहीं है? कोशिश नहीं, मेयार अलग है, सरकार की कोशिशें अलग है। जी, सरकार कोशिश कर रही है ना, फंड दे रही है जी, बिल्डिंगें बना रही है, चलिए, लेकिन बिल्डिंगों में बैठ के अगर उसका मेयार ना आए तो क्या करेंगे? मेयार के जिम्मेदार तो हम ही होंगे ना, जो पढ़ा रहे हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो लोग उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनको हक अदा करने का अल्लाह ताला कम से कम उनको सेंस दे। जी जी जी, वो लफ्ज़ नमक को हलाल करने का तो बहुत मुश्किल, वो गहरा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम हम अपना हक अदा करें। हमारे ज़माने में ऐसा था कि मैं उनको असातिज़ा को याद करूँ तो रोने लगता हूँ। जी जी। मेरे उस्ताद पंजुम के बाद कभी घर नहीं गए। जी जी। रात में छोटी छोटी लालटें लेकर स्कूल जाते थे, स्कूल में ही कायम रहता था हमारा। जी। हमारे असातिज़ा हमारे साथ रहते थे। लेकिन आज कोई कर रहा है? आज के असातिज़ा को ये कोशिश करनी चाहिए। अरे मैं कहता हूँ दिन में हो रात में हो, तुम अपने बच्चों के साथ हक अदा करो, उनको उस तरह तैयार करो। क्यों नहीं आएगा हमारे में यार? जी बिल्कुल। बट एटलीस्ट जो 40 मिनट का पीरियड है वो 40 मिनट का भी हक अदा करें, तब भी हम उनके मशकूर हैं। और असातिज़ा बिरादरी से ये गुजारिश भी है कि मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो कमजोर ये हैं नेग्लिजेंस है वो इस पर गौर करें। जी। अगर बुरा लगता है तो मुझे कोई फिक्र की बात नहीं। मैं ये है कि मैं अपनी बात में सच बोलने का जुर्म रख दूंगा, बिल्कुल तुम अपने फैसले में कत्ल का फरमान रख देना। क्या बात है, क्योंकि जब भी सच कहा गया है उसे या तो गोली मारी गई है, सूली पर चढ़ना पड़ा है, या तो जहर का प्याला दिया गया है। जी जी। उसी जहन में ये शेर मेरा बहुत मशहूर है कि मैं अपनी बात में, मेरा ही शेर है, जी जी, मैं अपनी बात में सच बोलने का जुर्म रख दूंगा,
क्या बात। तुम अपने फैसले में कत्ल का फरमान रख देना। जरूर जरूर जी तो आपका आने वाला जो शेरी मजमुआ है ज़ेर तरतीब, जी जो बहुत जल्द मंजर आम पर आने इंशाअल्लाह। वाला है जी ये पैकर नूर, पैकर नूर, जी हाँ इस नाते रसूल के 2 अशार जो आने अच्छा, वाला अच्छा। जो आपका जी जी ये मजमुआ है। मजमुआ है हाँ, इसके 2 अशार जी हमारे देखिए हमारे असद साहब याद क्या था, अभी भी जी, आपको बिल्कुल, महसूस बिल्कुल। होगा मुझे बिल्कुल कि उन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानी दी। हाँ कुर्बानी तो दी, इसलिए तो अल्लाह ताला ने बहुत, आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जी तो ये वो सब असातिज़ा की ही करम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ तो अपने नात के अपने आने वाले पैकर नूर, पैकर नूर का। पैकर नूर में मेरी कम से कम 70-80 नाते हैं। जी फिर भी चीता चीता 1-2 शेर सुना रहा हूँ कि कारे तख्लीके जहां, कारे तकलीके जहां तेरे बहाने से हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर के लिए तो बनाएगी। कारे तख्लीके जहां तेरे बहाने से हुआ, क्या बात है, बज़ में गीती में उजाला तेरे आने से हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़ में गीती में उजाला तेरे आने से हुआ। इसी नात के और 2 शेर सुन लीजिए। करबला में न किसी और से होता हरगिज। क्या बात है, क्या बात है। करबला में न किसी और से होता हरगिज, काम जो सरवरे आलम के घराने से हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने कटे, क्या है, कौन और है जिस मिसाल है ऐसी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करबला में न किसी और से होता हरगिज, काम जो सरवरे आलम के घराने से हुआ। आखिरी शेर मतलब सुन लीजिए मक्ता के नात पढ़कर जो किया सुबह का आगाज खुमार। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर सुनिए। नात पढ़कर जो किया सुबह का आगाज खुमार, दिन महकने लगा हर काम ठिकाने से हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर आप एक शेर, एक सवाल आपको करता चलो। जी हाँ जी हाँ जरूर। कि सुना है मुकामी शोरा से आपकी नहीं बनती। जी नहीं, ये तो हर मकामी शायर को हम पसंद करते हैं। अगर वो ये समझते हैं, क्योंकि मुझे, आप जानते हैं मेरी मसरूफियत, मुझे वक्त ज़्यादा नहीं मिलता कि मैं उनके पास जाऊं, बैठूं या उनके साथ गपशप करूं। जी है ना। जी अगर वो मेरे पास आ रहे हैं या कभी कहीं मिल रहे हैं तो हमको कोई एतराज़ भी नहीं है। अगर वो गलत फहमी में मुब्तला है, अब किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते, सिर्फ खुमार है तो खुमार नहीं है। नहीं, ये बात देखिए, आगे आदमी अपनी कलम के सलाहियतों से बढ़ता कोई नहीं बढ़ाता। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं उनको मौका तो दीजिए। इस एक जुमले में कौन मौका देता है? यू हैव टू राइट योर सेल्फ, यू हैव टू एस्टेब्लिश योर प्रेजेंस। जी आपको अपने लिखना तो अपने तौर पर होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है कि आपको अपनी हैसियत मनवाना है तो रिसाले पढ़ने पड़ेंगे, रिसालों में शाया होना पड़ेगा, वरना बाहर कौन पहचानेगा आपको। जनरली बोल रहा हूँ मैं, चाहे हिंदुस्तान, चाहे बीजापुर का शायर हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी गोशे का। यही अदब में यही है कि सलाहियतें दूसरा नहीं देता, आप अपना, आपका कलम देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो एक आखिरी सवाल जरूर कीजिए। जब भी आप मुशायरे में रहते हैं जी, मुशायरे में आप जाते हैं तो वहाँ के निजामत, जो जिम्मेदारी होती है निजामत की, जी निजामत वालों से आपकी नहीं बनती, क्योंकि वो आपको आखिर में दावत देते रहते हैं। नहीं वही तो, ये सही सवाल है यार। क्या होता है, वो उनको बोलने के बाद, सर खुमार साहब मजबूरी है जी, सीनियर पोएट को हम आखिर में पढ़ाने वाले, तुम्हें पढ़े लोग चले जाते हैं। बोल, अरे यार मेरी बारी आने तक आधा ये हाउस खाली हो जाता है, फिर किसे सुनाऊं मैं अक्सर बोलता हूँ यार मुझे 6-7वें नंबर पर पढ़ा, ताकि तमाम मजमुआ सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। इवन हाल ही की बात है, गुलबोरा में गया तो मैं लिस्ट बनाने लगाया था, मुझे 8वें-7वें नंबर पर करो क्योंकि 25 शायर है, मगर वो नहीं, फिर भी आखिर में रह करीब। तो बी न्यूज़ नेशन के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये लोगों को संदेश तो यही कि इस अंदाज से बी न्यूज़ जो काम कर रहा है उर्दू के लिए, एक तो इस चैनल का मैं बहुत अपने दिल से इसका स्वागत करता हूँ, और एक जिस अंदाज से ये खिदमत अंजाम दे रहा है, आप तो बिल्कुल फ़नकारों के लिहाज से नया ये शुरू किए आप, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और लोगों का संदेश है कि मैंने जिस अंदाज से कहा,
के उर्दू से जुड़े रहिए, फ़न से जुड़े रहिए और फ़न की कदर करना सीखिए और फ़न को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो हमारे स्टूडियो में आने का, अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब सुलेमान खमार साहब, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कुछ तीखे कुछ मीठे सवालों का बड़े ही खुशनवी और बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में एक नए फनकार के साथ आपको रूबरू कराएंगे। इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।